हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अध्याय 8 के कराधान से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको ये बात बता देता हूं कि पिछले साल आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता से क्वेश्चन दिया गया था, तो इस साल कराधान का क्वेश्चन 100% देंगे ही देंगे, क्योंकि कोई भी साल क्वेश्चन रिपीट नहीं किया जा रहा है। तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसको यदि आपने बार बार प्रैक्टिस कर लिया और अच्छे से बनाना सीख गया तो समझे आपका 5 नंबर आ गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कराधान से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको बोला गया है वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजेश की कुल वार्षिक आय 5,25,000 रुपये है। एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा कराधान का, आप एकदम अच्छे से समझ जाइए, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन कराधान से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजेश की कुल वार्षिक आय 5,25,000 रुपये है। वह सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपये प्रति माह जमा करता है तथा 8,000 रुपये अपने भारतीय जीवन बीमा में वार्षिक प्रीमियम देता है। यदि वह 2 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं देता है तथा 2 लाख से अधिक पर 10% की दर से आयकर दे हो एवं आयकर में छूट सभी बचत पत्रों को 100% हो तो राजेश द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए, जहां शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। याद रखिएगा, प्रश्न को आपको शुरू से अंतिम तक टोटल अच्छे से पढ़ना है ताकि कोई भी टॉपिक हमसे छूटे ना। तो शुरू करते हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं इसको बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन बनाते कैसे है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में, यह है क्वेश्चन नंबर 5। वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजेश की वार्षिक आय, राजेश की या राजेश का वार्षिक आय, वार्षिक आय ये मिल गए हमको 5,25,000 रुपये, 5,25,000 रुपये। ये उसकी वार्षिक आय है, किसकी? राजेश की। अब याद रखिए कि इसके बाद हम कौन सी स्टेप लेते हैं, वो रहेगा दान की गई राशि। यदि दान की गई राशि दिया है तब, तो दान की गई राशि के अंतर्गत हमारा आएगा वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, प्रधानमंत्री राहत कोष। इन तीनों में यदि कोई राशि जमा किया तो हमारा नया स्टेप आएगा, अगला स्टेप आएगा दान की गई राशि। और तीनों में यदि नहीं दिया है तो दान की गई राशि वाला स्टेप नहीं आएगा। तो हम अपने प्रश्न में पढ़े तो कहीं पर भी इन तीनों में से कोई भी राशि नहीं दिया गया है। तो अगला आएगा कर में छूट योग्य राशि, जो हमने भारतीय जीवन बीमा या सामान्य भविष्य निधि में जमा किया है, उस राशि पर हमको टैक्स या कर देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं कर में छूट योग्य राशि। तो अगला स्टेप आ जाए हमारे पास कर में छूट योग्य राशि। कर में छूट योग्य राशि के अंतर्गत पहला हमको मिल जाएगा भारत सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि में उन्होंने कितना रुपए जमा किया है? 8,000 रुपये प्रति माह। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, 8,000 रुपये ये जो राशि है उसको उन्होंने प्रति माह जमा किया, और इसमें जो राशि जमा होगा वो यदि प्रति माह है तो उसको हम वर्ष में बदल देंगे। वर्ष में बदलने के लिए एक माह में 8,000 रुपये जमा कर रहा है तो वो एक वर्ष में कितने रुपए जमा करेगा, तो इसको हम कर देंगे 8,000 गुना 12। अब 12 ठे 96,000। ये हो गया हमारे पास सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि। अब दूसरा हमको मिला है भारतीय जीवन बीमा। भारतीय जीवन बीमा में, भारतीय जीवन बीमा प्रीमियम, इसमें वो कितना जमा कर रहा है? 8,000 रुपये वार्षिक। तो इसको पहले से बोल दिया गया वार्षिक, मतलब हमें इसको 12 से गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये प्रति माह था तो इसे 12 से गुना कर दिए थे। अब भारतीय जीवन बीमा में जो राशि जमा किया वो क्या है? प्रति वर्ष या वार्षिक दिया है, तो उसको सीधा सीधा लिखेंगे यहाँ पर कितना जमा कर रहा है वो? 8,000 रुपये। अब देखिए, सामान्य भविष्य निधि में उन्होंने 96,000 रुपये एक वर्ष में जमा किया, भारतीय जीवन बीमा में उन्होंने 8,000 रुपये जमा किया। इस तरीके से उन्होंने टोटल कितना जमा कर दिया? इसको हम कहते हैं कुल कर में छूट योग्य राशि। कुल कर में छूट योग्य राशि। तो कुल कर में छूट योग्य राशि मतलब इन दोनों का योग। तो चलिए जोड़ देते हैं इसको, 0 0, यहाँ पर भी आ गया 0,
6 9 14 का 4 बच गया 1 9 और 1 10, 1,04,000 रुपये उन्होंने जमा किया, जिस पर हमको कर देने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात और आपको बता दूं, वहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है कि कर जो देगा, जो अधिकतम छूट मिलेगा वो कितने रुपए में मिलेगा, 1 लाख रुपए में मिलेगा। मतलब यदि उन्होंने 1 लाख से अधिक राशि जमा कर दिया है तो भी हमको 1 लाख से अधिक राशि पर छूट नहीं मिलेगा। अधिक राशि कितना है हमारे पास, 4,000, तो इस 4,000 पर हमको छूट मिलने वाला नहीं है। तो जो छूट मिलेगा वो राशि क्या रहेगा, सिर्फ 1 लाख। तो अब मैं बता रहा हूँ कर कितने में लगेगा। तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा कर योग्य राशि। कर योग्य राशि, अब कर योग्य राशि कैसे निकलेगा, तो हमारे पास वार्षिक आया था 5,25,000 रुपये और हमको इतने में कर नहीं देना है। मतलब 1,04,000 है तो भी हमको घटाना है सिर्फ 1 लाख, क्योंकि 1 लाख से अधिक राशि यदि हम जमा करते हैं तो उस पर हमको छूट नहीं मिलता। हमको अधिकतम कितने रुपए में छूट मिलेगा, 1 लाख में। तो 1 लाख से ज़्यादा हो गया हमारा राशि तो हम सिर्फ 1 लाख को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5,25,000 ऋण। यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा है तो सिर्फ कितने को घटाना है, 1 लाख रुपए को घटाना है, 1 लाख रुपए। देखिए यहाँ पर मान लो 98,000 या 97,000 आता तो हम सीधा 97,000 को घटाते, लेकिन यहाँ पर यदि 1 लाख से ऊपर हो गया राशि तो हमको सिर्फ घटाना है 1 लाख, क्योंकि हमको अधिकतम राशि जिस पर छूट मिलता है वो कितना रहेगा, 1 लाख रुपए रहेगा। इसलिए 1,04,000 है तो भी हमने कितने को घटा दिया, सिर्फ 1 लाख को। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 लाख में 1 लाख घटेगा तो 4,25,000 रुपए। अब देखिए ये वो राशि है जिस पर हमको क्या देना है, कर। तो अगला स्टेप हमारा आ जाएगा आयकर की गणना। आयकर की गणना, अब आयकर की गणना के लिए हमको वहां पे बोला गया है 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देता है, मतलब 2 लाख रुपए तक 0%, 2 लाख तक कोई कर नहीं। और दूसरा स्टेप क्या बोला है, 2 लाख से अधिक पर 10%। दूसरा हमको बोला है 2 लाख से अधिक पर 10%। ये देखिए अब यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, मतलब इसमें हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और अगला में बोला है 2 लाख रुपए से अधिक यदि हमारे पास आया है तो उस पर हमको 10% टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने राशि में इस राशि 2 लाख को घटाकर, अपने राशि में इस राशि को घटाकर उसका 10% निकालेंगे। इसमें बोल जाएगा ना 2 लाख रुपए से अधिक पर कितना प्रतिशत लगेगा, 10%। तो अपने वाले राशि में जो हमारे पास बचा है टैक्स देने के लिए, उस राशि में पहले वाले राशि को घटाएंगे। मतलब 4,25,000 में हम घटा देंगे 2 लाख को, 4,25,000 ऋण। पहला राशि कितना है, 2 लाख। अब पहले राशि को घटाकर इसका हम निकाल देंगे 10%। अपने राशि में पहले राशि या इस राशि को घटाकर उसका निकाल दिया हम लोगों ने 10%। तो 4,25,000 में 2 लाख घटाएंगे तो 2,25,000 रुपए का मतलब हो जाएगा गुणा, और 10% का मतलब हो जाएगा बटा में 100। तो यहाँ से 0, यहाँ से 0 कट गया, यहाँ से 0, यहाँ से 0 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 22,500 रुपये। अब ये वो राशि है जो हमको कर के रूप में देना है, कितना, 22,500। लेकिन आगे हम देखते हैं जो हमको कर देना है उसका 3% क्या देना पड़ेगा, शिक्षा उपकर। ये तो हमारे कर के राशि हो गया, लेकिन कर के राशि देने के बाद कुल देकर का हमको शिक्षा उपकर के रूप में कितना प्रतिशत देना है, 3%। मतलब अगले स्टेप आ जाएगा हमारा शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर जो रहेगा वो 22,500 जो दे राशि जो आयकर के रूप में निकला रहेगा उसका 3%। मतलब 22,500 का 3%। अब 22,500 का 3%, इसको कैसे निकालेंगे, 22,500 का मतलब हो जाएगा गुना 3%, मतलब हो जाएगा बटा में 100। तो यहाँ से 0, यहाँ से 0 कट गया, यहाँ से 0, यहाँ से 0 कट गया। अब गुना कर देते हैं, 3 पंचे 15 का 5, 3 दूनी 6, 6 7, और 3 दूनी 6, ये 675 रुपये निकल गया हमारे पास शिक्षा उपकर। अब देखिए ये जो 22,500 निकला वो हमारा आयकर की राशि है,
और ये 675 रुपये निकला, ये हमारा शिक्षक कर, मतलब इसको भी देना है और इसको भी देना है। तो अगला स्टेप आ जाएगा कुल देकर। कुल देकर, तो कुल देकर मतलब ये जो हमारा राशि मिला 22,500 और ये जो 675 मिला, दोनों का योग 675। अब इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो 0 और 5 का 5, 0 और 7 का 7, 5 है 11 का 1, 2 और एक हाथ से था उसको मिलाकर 3 और ये हो जाएगा 2। तो टोटल हमारे पास राशि क्या निकला 23,175 रुपए। इस तरीके से आपको कराधान का क्वेश्चन बनाना है और ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए और इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। थैंक यू।